तो अब यूनिट का नाम क्या रहने वाला है? बायोकेमिस्ट्री। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ बायोकेमिस्ट्री में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, अपने सिलेबस में क्या क्या मेंशन कर रखा है ना बायोकेमिस्ट्री में, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं ना बायोकेमिस्ट्री में। तो देखो सबसे पहले ये समझो कि अब जो हम 11th-12th में बायोमोलिक्यूल नाम से चैप्टर पढ़ते थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो आते थे ना, वो सब हमारे बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। तो इसमें बायोमोलिक्यूल प्लस आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसको मिला के यहाँ पे क्या बोला गया है? बायोकेमिस्ट्री बोला गया है। तो इसमें एक तो आपको सारे बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, प्लस क्या पढ़ना है आपको? जो मेटाबॉलिज्म होता है ना आपका, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एटीएस, एटीपी सिंथेसिस, वो सब इस बायोकेमिस्ट्री में ही मेंशन कर रखा है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कहाँ से? बायोमोलिक्यूल्स है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले आती है आपकी प्रोटीन, है ना। प्रोटीन की भी अगर आप बात करोगे तो प्रोटीन किससे मिलकर बनी होगी? अमाइनो एसिड से। तो एक तो इसमें आपको प्रोटीन पढ़ने से पहले अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर, फिर अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर के बाद में इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ से टाइट्रेशन का, जो आप 12th क्लास में कभी आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ब्यूरेट और पिपेट से उसमें वो डाला था, उसका पिंक कलर हो गया था ना। तो टाइट्रेशन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैम। फिर टाइट्रेशन के बाद में अब हम क्या करेंगे? इन अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ेंगे तो इससे क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन के जैसे टाइप होते हैं, जैसे कि बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन इसमें अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो होती है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी। तो यहाँ पर जो अपने लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वहां से क्वेश्चन आता है रामाचंद्रन प्लॉट का। तो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें रामाचंद्रन प्लॉट। यहाँ बहुत सारी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, बीटा प्लेट, गामा हेलिक्स, लेकिन अपना जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली कहाँ से बन जाता है? अल्फा हेलिक्स से बन जाता है। और फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसमें बनेगा आपका रामाचंद्रन प्लॉट का। ठीक है, ये रामाचंद्रन प्लॉट हो गया। फिर इसके बाद में मान लो आपने प्रोटीन बना ली, ये बनाने का पूरा काम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, है ना। तो वो ट्रांसलेशन तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पार्ट हो गया। अब इसके बाद में जो आपने प्रोटीन बनाई है, तो बहुत सारी प्रोटीन जो है एज ए एंजाइम भी काम करती है ना। तो इसमें स्पेशल अलग से आती है फिर एंजाइम काइनेटिक्स, वो भी प्रोटीन का ही पार्ट है। एंजाइम भी किससे बने होंगे? प्रोटीन से बने होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहां से सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आते हैं ना मोस्टली केस में। आपका देखो एक तो क्वेश्चन आ जाता है यहां से माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आता है। यहां से क्या आने वाला है? न्यूमेरिकल। और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है आपका जो एंजाइम इन्वेशन कर्व है, यहां से। तो एंजाइम काइनेटिक्स में से मोस्टली 2 क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो न्यूमेरिकल बनता है आपका, तो मोस्टली केस में आपका माइकलिस मेंटेन इक्वेशन से आ जाता है, या फिर टर्नओवर नंबर वगैरह ऐसा कुछ पूछ लेता है, वो सारे आपका कवर हो जाएगा ना उसी में न्यूमेरिकल में। दूसरा क्या होता है, जैसे कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रही है, अगर उसमें हम कोई ब्लॉकर डाल दें एंजाइम का, तो एंजाइम किस तरीके से इनहिबिट होता है, इसको हम बोलते हैं एंजाइम इन्हिबिशन कर्व। तो एंजाइम काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन बनते हैं ना। फिर इसके बाद में
वो तो इसी में आ जाएगा सब, है ना, एंजाइम इनहिबिशन में। अब कोई भी प्रोटीन है अपने पास में, प्रोटीन के ऊपर अगर आप कोई प्रोटीन डालते हो तो प्रोटीन क्या हो जाती है, कट हो जाती है या क्लीव हो जाती है। तो क्लीव होने के बाद में उस प्रोटीन के कितने फ्रेगमेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहां से बन सकता है, प्रोटीन क्लीवेज से, जिसमें आपको 3 एंजाइम का बस याद रखना है, एक तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। आपको याद रखना है कि ये एंजाइम कहां से कट करते हैं ना, रैंडमली कट नहीं करते। तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इन 3 एंजाइम की कटिंग साइट याद रखनी है। फिर लास्ट में आपको ये पूछ सकता है कि इस प्रोटीन के ऊपर अगर हम ये डालेंगे, इनमें से कोई भी प्रोटीज, तो इस प्रोटीन के कितने फ्रेगमेंट हो जाएंगे। अब आप जब भी पता पाओगे जब आपको पता हो कि ये एंजाइम कट कहां से करता है, तभी पता पाओगे ना। तो प्रोटीन क्लीवेज हो गया आपका, है ना। फिर इसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका, वैसे वो एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन वो बायोकेमिस्ट्री में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन कर्व होता है ना, एनिमल फिजियो का है, लेकिन पूछा जाता है वो कहां पर, बायोकेमिस्ट्री में। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड फैक्टर दैट अफेक्ट एफिनिटी, ऐसे फैक्टर जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को अफेक्ट करके जाते हैं। तो ये आप इसको एनिमल फिजियोलॉजी में भी पूरी तरीके से नहीं समझ सकते क्योंकि ये दोनों का मिक्स टॉपिक है। पूरी मैकेनिज्म तो चलती है इसमें बायोकेमिस्ट्री के थ्रू, और बाकी चल कहाँ पर है, बॉडी में चल रहा है तो वो एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट हो गया ना, पूरा ब्लड में चल रहा है और टिश्यू लेवल पे चल रहा है। तो एक जगह आपको पढ़ना है, कहीं भी पढ़ सकते हो ना। तो कुल मिला के क्वेश्चन तो नेट के एग्जाम में आना है, चाहे वो अब एनिमल फिजियोलॉजी में आए या बायोकेम में आए। वैसे क्वेश्चन कहाँ पर आता है इसका, बायोकेम में डालता है। तो ये आपका जितने भी अभी मैंने नाम लिखे हैं ये सब किससे रिलेटेड है, सभी अभी प्रोटीन से रिलेटेड है। तो एक तो आपको अमीनो एसिड की पहले स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखनी है, फिर टाइट्रेशन, फिर उसके बाद में जब आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की ओर जाओगे तो आपको ये अल्फा हेलिक्स भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको पूछता है कि इस प्रोटीन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, या पूछ लेगा कि ये प्रोटीन 100 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, अल्फा हेलिकल फॉर्म में है, तो इस प्रोटीन की लेंथ क्या होगी। या फिर आपको प्रोटीन की लेंथ दे देगा और पूछ लेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर क्या होगा, या लेंथ देके अमीनो एसिड का नंबर पूछ सकता है। तो इस टाइप से इसमें यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है, और रामाचंद्रन प्लॉट से जो क्वेश्चन आता है वो मेनली ग्राफिकल क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। तो ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है ना, रामाचंद्रन प्लॉट। फिर एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फिर उसके बाद में प्रोटीन क्लीवेज, 3 एंजाइम याद रखने हैं इसमें ना। फिर उसके बाद में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या हो गया, डिसोसिएशन कर्व हो गया। ये पूरा जो पोर्शन है अभी ये प्रोटीन से रिलेटेड है। और कहने को बायोकेमिस्ट्री मैंने बताया ना कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड सब कुछ है, लेकिन आपके जो 70% क्वेश्चंस हैं वो ओनली प्रोटीन से ही आते हैं। मतलब लिपिड और आपके कार्बोहाइड्रेट और ये न्यूक्लियोटाइड इनको मिला के 30% क्वेश्चन ही बनाता है, बाकी 70% ओनली कहाँ से बनाता है, प्रोटीन से बनाता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे इनको बायोकेमिस्ट्री एक्चुअल में हार्ड लगती होगी, हार्ड है वैसे देखा जाए तो, और लगती है हार्ड बच्चों को ना। अगर आपको हार्ड लगे भी तो अगर आप इसमें से प्रोटीन वाला पोर्शन भी करके चले जाते हो, कंटेंट देखेंगे तो आपको पता है कि 30% होगा रेशियो में देखेंगे तो, है ना, बायोमोलिक्यूल्स का, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से 70% डालता है। तो अगर आप उसका ओनली 30% मतलब ओनली प्रोटीन वाला पार्ट भी करके चले जाते हो तो भी आपका बायोकेम पढ़ने का मकसद वसूल हो जाएगा, क्योंकि 70% क्वेश्चन ओनली कहाँ से आने हैं। जैसे आपको मान लो लिपिड रटने में, कार्बोहाइड्रेट रटने में आपको दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि बहुत रटना पड़ रहा है इसमें, तो आप नेट के एग्जाम के लिए उनको एक बार नहीं भी देख के जाओ, केवल प्रोटीन को बहुत अच्छे से कर जाओ तो आपका काम निकल जाएगा बायोकेमिस्ट्री का। तो ये तो हो गया आपका प्रोटीन वाला पार्ट, है ना। फिर इसके बाद में दूसरा पोर्शन कौन सा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कई बार तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है ना, या फिर एक टॉपिक आता है इसमें
शुगर फकरिंग नाम से ना, यहां से बार बार क्वेश्चन डालता है। शुगर फकरिंग से ना, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, शुगर फकरिंग। बाकी तो आप शुगर और वो रटते रहोगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने में मोस्टली केस में यहाँ से क्वेश्चन डाल देता है ना, छोटा सा टॉपिक है शुगर फकरिंग। फिर इसके बाद में आपका आ जाता है लिपिड। ठीक है, तो लिपिड का क्वेश्चन जो है ये पार्ट जैसे बायोकेम का है ना, लेकिन इसका क्वेश्चन सेल बायोलॉजी में डालता है, और सेल बायोलॉजी में क्वेश्चन डालता है यहाँ से मेम्ब्रेन फ्लूइड को लेके। टॉपिक कहाँ का है, लिपिड है ना, लिपिड टॉपिक तो कहाँ का हो गया, बायोकेम का, लेकिन क्वेश्चन कहाँ पर डालेगा, सेल बायोलॉजी में डालेगा। वैसे हम इसको सेल बायोलॉजी में पढ़ाते हैं लिपिड को, तो वहां पर आपको क्या बोल देता है कि कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को हमने अभी 30 डिग्री सेल्सियस में रखा, और अगर हम इसको 30 से 50 डिग्री सेल्सियस में शिफ्ट कर दें तो इसकी मेम्ब्रेन फ्लूइड पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर मेम्ब्रेन फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए बैक्टीरिया क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेगा ना, इस टाइप से क्वेश्चन डालता है। तो लिपिड तो आप पढ़ते हो बायोकेम में, लेकिन क्वेश्चन कहाँ डालेगा, बायोलॉजी में। ऐसे ही आप ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वैसे तो पढ़ते हो एनिमल फिजियोलॉजी में ना, आपको बीएससी वगैरह में एनिमल फिजियो में पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन डालेगा इसका बायोकेम में यहाँ पे ना, नेट में। तो ये हो गया आपका लिपिड वाला। फिर इसके बाद में क्या बचा, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में कभी कभी तो आपका जो क्वेश्चन है वो बायोसिंथेसिस से पूछ लेता है, लेकिन अभी इसके क्वेश्चन रेगुलरली नहीं आ रहे हैं ना, पिछले कुछ सालों से रेगुलर इसके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड। तो एक तो इसमें बायोसिंथेसिस, और इसको रट जाना बस आप है ना, A, B, Z DNA में जो डिफरेंस होता है ना, उसकी एक टेबल होती है पूरी, कौन सा राइट हैंडेड है, कौन सा लेफ्ट हैंडेड है, किसका कितना डायमीटर होता है, एक एलेक्स में कितने बेस पेयर मिलते हैं। तो ये टेबल जो है शायद ही कोई ऐसा एक सेशन गया होगा जिसमें इस टेबल से क्वेश्चन नहीं डाला हो। कोई 7-8 डिफरेंस है, बस उन डिफरेंसेज में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन डाल देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेबल में से 4 नंबर का क्वेश्चन डालता है। ये ऐसा हो सकता है संस्कृति की जो भी एग्जाम सेट करता है उसका शायद क्रश रहा हो कभी, ये A, B, Z DNA वाली टेबल, छोटी सी 7-8 डिफरेंस है ना, किसमें माइनर ग्रुप कैसी मिलती है, किसमें मेजर ग्रुप कैसी मिलती है, इस टाइप से क्वेश्चन बना देता है यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा A, B और Z DNA से। तो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, तो 70% क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, ओनली फ्रॉम प्रोटीन। तो ये तो आपके बायोमोलिक्यूल्स हो गए ना कंप्लीट। तो बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और न्यूक्लियोटाइड। फिर ये न्यूक्लियोटाइड ही आगे जाके आपको पता है ना डीएनए और आरएनए बनाएंगे, फिर वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट हो जाएगा ना। न्यूक्लियोटाइड तक को किसका पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री का। जब ये मिलकर डीएनए बनाएंगे तो आपको पता है वो रेप्लिकेशन हो जाएगा या ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट हो गया। ये आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया। फिर इसके बाद में इसमें आती है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। इस पे न्यूमेरिकल आता है गिब्स फ्री एनर्जी में ना। एक क्वेश्चन बनता है आपका पीएच का, आपको दे देगा कि ये कोई सॉल्यूशन है, इसको इसमें मिक्स कर दिया तो फाइनल पीएच क्या हो गया ना सॉल्यूशन की। तो एक पीएच कैलकुलेशन का आता है। अब देखो बायोकेमिस्ट्री का यही है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको इनमें से हार्ड लग रहा है तो उस टॉपिक को छोड़ दें, उसकी वजह से पूरी बायोकेमिस्ट्री को हार्ड मत मानो कि आप सोचो कि पूरी बायोकेमिस्ट्री को छोड़ देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी गिब्स फ्री एनर्जी में ना, जो डेल्टा जी होता है ना RTLNKC, उसमें कैलकुलेशन आती है, तो आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन अपने से नहीं होगी, तो पर्टिकुलर उस टॉपिक को छोड़ दो। ऐसे समझो कि ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है ही नहीं, बाकी जो बच रही है उसको कॉन्फिडेंस से पढ़ लो, आपका काम निकल जाएगा। नहीं तो ज्यादातर बच्चों के साथ समस्या क्या है कि वो क्या है कि 100% का टारगेट लेके चलते हैं
मतलब उनका ये रहता है मतलब कि अपने को सब कुछ ही आना चाहिए, लेकिन इसमें 100% टारगेट लेके नहीं चला जाता। किसी भी यूनिट में अगर आपका जो एवरेज रेशियो 70% रह रहा है ना, मतलब जैसे आप क्वेश्चन करने बैठे 100 में से 70 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मान के चलो आपकी तैयारी 100% है उस यूनिट में। अगर आपसे 70 क्वेश्चन आने के बाद में भी आप परेशान हो तो आपकी परेशानी का कारण क्या है पता है? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि नेट में टारगेट कितना सेट करना है। परमिस्टर बहुत दिनों बाद आ रहे हो। अच्छा, तो पहली बात तो समझो कि अपना टारगेट कितना सेट करना है ना। अगर आपका इसमें रेशियो 60% भी रह रहा है तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप 60-70% करने के बाद में भी उदास होके बैठे हो तो फिर वो आपके कहीं ना कहीं टारगेट सेट करने में दिक्कत हो रही है ना। तो ये सेट कर लो दिमाग में कि 60 से 70% क्वेश्चन हो रहा है। जैसे मान लो कि एक यूनिट में 300 क्वेश्चन होते हैं ना एवरेज, उसमें जो आपको बुक दिया उसमें 300 में से अगर आप 70% निकालते हो तो 7 21 210 निकल रहा है। 200 क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं अपने मन से, मतलब मेरे कराए बिना, तो आपकी तैयारी बहुत बेटर है। और 250 प्लस किसी भी बच्चे से हो नहीं सकते, क्योंकि 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाई ही नहीं है तो आप करोगे कहाँ से उनको? समझ में आ रही बात? अब 50 क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं सकते कैसे भी। अब आप टारगेट सेट करके बैठे 280 का, तो 280 हो ही नहीं सकते, सीधी बात है ना, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन थे वो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं उस लेवल का, तो आप कहाँ से करोगे बताओ? तो पहले तो टारगेट अपना सेट करो, मतलब 300 में से मैक्सिमम 250 क्वेश्चन ही अटेम्प्टेबल होते हैं, वो भी एज ए टीचर के लिए। वो 250 भी किसके लिए अटेम्प्टेबल है? एक टीचर के लिए। बाकी आप स्टूडेंट हो तो आप ऑब्वियसली बात है कि 250 भी नहीं कर सकते। तो अगर आप 200 भी कर पा रहे हो ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब बाकी बची 50 क्वेश्चन की बात, तो 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो 50 क्वेश्चन सच में ऐसे होते हैं कि वो ना टीचर को करने हैं ना स्टूडेंट को करने हैं। क्योंकि अगर आप उन 50 क्वेश्चन को करते हो तो उसके लिए आपको उतना पढ़ना पड़ेगा जितना आपने पढ़ा है ना, उससे भी डबल पढ़ना पड़ेगा उन 50 क्वेश्चन को करने के लिए। तो उससे बेटर क्या है, उन 50 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, और बाकी जब इतने पढ़े हुए से अपने 250 क्वेश्चन हो रहे हैं तो उन 50 क्वेश्चन के चक्कर में उसे ट्रिपल क्यों पढ़ा जाए। और उस 50 क्वेश्चन के चक्कर में ही आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग में सब में इतना कंटेंट दिया जा रहा है उन 50 क्वेश्चन के चक्कर में, जबकि वो तब दिया जा सकता है जब सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य हो। आपको पता है कि आपको अगर 75 में से 75 पूरे आ रहे हैं मान लो, तब भी आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हो? 25 ही। तो अपने को क्यों भागना उन 50 क्वेश्चन के चक्कर में? ऑब्वियसली तो 25 से ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। तो मेन चीज़ है कि अपना टारगेट सेट करो पहले, कितने पे अपने को खुश होना है, कितने पे दुख होना है, दुखी होना है, ये भी तो पहले पता होना चाहिए ना। पता चला कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी आप दुखी बैठे हो। कई बार क्या हो जाता है कि जैसे कोई सी भी बुक खरीद लेता है स्टूडेंट बिना, मार्केट में क्या है कि अनऑथेंटिक बुक ज़्यादा है, बहुत ही कम बुक है जिनमें मिस्टेक नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है आपने अपना आंसर सही निकाल लिया लेकिन बुक में गलत दे रखा है। अब आप आधा घंटा इस चक्कर में दिमाग खराब कर रहे हो कि ये टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे से आता है फिर भी मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, जबकि आपने तो आंसर निकाल लिया पहली बार में सही, अब गलती कहाँ पे थी? उस बुक में। तो ये रीजन है कि मैं भी आपको है ना हर बुक सजेस्ट नहीं करता। अभी तक मुझे भी है ना 2 ही बुक मिली है जिनमें मिस्टेक बहुत कम है ना, एक तो आप पाथफाइंडर की कैटलिस्ट जो मैंने आपको दिया ना वो, बाकी आप किसी भी बुक को देख लो उसमें बहुत सारी मिस्टेक मिलेंगे आपको। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब मुझे तो पता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, अब आप उसमें माथापच्ची करने में लगे हुए हो कि मेरे से मिस्टेक कहाँ हो रही है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने, ये टॉपिक मेरे से गलत हो ही नहीं सकता, फिर गलती कहाँ हो रही है। आप क्वेश्चन तो आपने आंसर उसका 3 मिनट में निकाल लिया लेकिन 30 मिनट इस चक्कर में खराब कर रहे हो कि मिस्टेक कहाँ हो रही है, जबकि मिस्टेक कहीं हो ही नहीं रही है। तो ये इतनी सी है आपकी बायोकेमिस्ट्री। पहले तो समझ में आया कि इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वगैरह अगर हार्ड लग रहा है तो उस टॉपिक को ही छोड़ दो, ऐसा समझ लो कि ये टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, उसके चक्कर में पूरी बायोकेम को हार्ड नहीं मानना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल बिल्कुल भी हार्ड नहीं आते हैं, जो आप 10th लेवल में पढ़ के आए हो ना उससे हार्ड न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं आते। इवनली आपको डेटा भी ऐसा दिया जाता है कि आपस में कट पिट जाएगा वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कई बार कैलकुलेटर आता है कई बार नहीं आता। इवनली जो एग्जाम पेपर सेट करता है ना, क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है, कोई एक टीचर तो करता नहीं है, बहुत सारे करते हैं, तो उनको भी ये दिमाग में बात नहीं रहती संज्ञान में कि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वजह से डेटा ऐसा दिया जाता है कि वो आपस में कट पिट जाए, मतलब आपको बहुत ज्यादा भारी गुणा और भाग करने नहीं पड़ेंगे। और वैसे 99% केस में कैलकुलेटर आ ही रहा है आजकल, है ना,
ये जब से ऑनलाइन हुआ है तब से आपको कैलकुलेटर मिल रहा है। तो बस आपको ये पता रहना चाहिए कि इसमें गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है, बस ये पता रखना है। बाकी कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर मिल रहा है ना आपको। और फिर इसमें जैसे नॉर्मली बच्चों को डर ये लगता है कि मान लो किसी से भाग नहीं आ रहा, किसी से अंडर रूट नहीं आ रहा, किसी से स्क्वायर नहीं आ रहा, इसी में दिक्कत आती है ना। उसके लिए आपको कैलकुलेटर मिल ही रहा है, फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक नॉर्मल क्वेश्चन जो 4 नंबर का आता है वो 15-20 लाइन का आता है। न्यूमेरिकल जब भी आएगा वो 2-3 लाइन का ही आता है बस। तो वो आपका 2 से 3 मिनट तो पढ़ने का टाइम बच जाता है ना न्यूमेरिकल का। आप एक क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे तो इतना टाइम तो आपको पढ़ने में जाएगा उसका। न्यूमेरिकल बस ये ऐसे इतना बस ऊपर वाली ये 2 लाइन का ही आएगा बस। अगर आपसे नहीं भी आया मान लो तो कम से कम वो 2-3 मिनट टाइम खराब तो नहीं होगा ना पढ़ने वाला, नहीं भी आया तो। और आया तो डेटा मैंने आपको बता दिया ऐसा आता है। ये एक बेसिक समझ होती है। जैसे मैं बताऊं, जैसे मेरे न्यूमेरिकल की अप्रोच इतनी है कि कई बार न्यूमेरिकल आता है मुझे नहीं पता होता कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, कई बार आ जाता है ऐसे, लेकिन फिर भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ कि इसमें गुणा होगा या भाग होगा। तो उसके लिए आपको बेसिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब आंसर आता है तो आंसर में यूनिट लिखी होती है। समझ में आ रही बात? जैसे आंसर में यूनिट लिखी हुई मिलीग्राम पर ml, मुझे नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है। तो अब सीधी बात है कि जो भी डेटा दिया गया जिसके पीछे मिलीग्राम लगा हुआ है वो तो ऊपर रहेगा, और जिसके पीछे ml लगा हुआ है डेटा में उसका भाग दिया जाएगा। मतलब एक बेसिक समझ होनी चाहिए ना न्यूमेरिकल की। अब फॉर्मूला भले नहीं पता है, आप अपना फॉर्मूला खुद बना सकते हो उससे डेटा से। वो भी किससे? ये देखो कि आंसर किस यूनिट में दिया गया है और उस यूनिट में देख लो कि ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। तो जो भी वैल्यूज ऊपर आ रही है उनका तो मल्टीप्लाई होगा, और जो भी यूनिट में वैल्यू नीचे आ रही है उसका भाग दिया जाएगा और अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब आप जब भी कर पाओगे जब आपको बेसिक लेवल की उसकी समझ होगी ना कि मतलब न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है। अगर इतनी समझ आ गई तो इसमें कुछ याद नहीं रखना पड़ता, फिर हर बार फॉर्मूला याद हो जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन वो यूनिट में ही फॉर्मूला छिपा होता है। जैसे कि आप कई बार निकालते हो ना कि डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v, ये फॉर्मूला होता है ना। अब आपको नहीं पता है क्या फॉर्मूला है ना, डेंसिटी पूछ रहा है, लेकिन कभी भी जैसे आंसर जो देगा ना तो उसमें आंसर में क्या देगा, जैसे ये मास है तो इसमें होगा 10 kg पर लीटर दे दिया मान लो डेंसिटी। डी बराबर क्या दे दिया आपको, डी पूछा था और फॉर्मूले में 4 आंसर दिए हैं। जैसे एक आंसर ये भी है 10 kg पर लीटर, किसी में 20 kg होगा, किसी में 30 kg भी होगा, ऐसे होगा। अब आपको नहीं पता कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन अभी देखो कि जो आंसर दिए हैं उसमें यूनिट क्या दी है डेंसिटी की, तो क्या दी है kg/लीटर दी है। इसका मतलब जो वेट वगैरह होगा उसको तो ऊपर रख लो, और जो लीटर किसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की, तो उसको नीचे रख लो। तो ये जो आपके आंसर होते हैं ना, आंसर में जो यूनिट दी गई है उससे फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है। कुछ याद नहीं रखना होता है इसमें एक्चुअल में। और इतने बहुत हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल आपको देता नहीं कि आपको जो फिजिक्स जैसी डेरिवेशन सॉल्व करनी पड़े। इसमें बहुत सिंपल से आते हैं अपने में, क्योंकि उनको भी पता है कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। अगर मैथ के होते तो मैथमेटिक्स लेते ना, बायोलॉजी आपने ली क्यों? क्योंकि आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं था। बायोलॉजी आपने इसलिए थोड़ी ली कि आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, बायोलॉजी इसलिए क्योंकि हमारा मैथ में इंटरेस्ट नहीं था इसलिए तो ली। हाँ जैसे भ्रम हो किसी को कि बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी आती होगी, तो देखो जो मैथ लेता है तो भाई उन्होंने तो मैथ इसलिए लिया था क्योंकि उनका मैथ में इंटरेस्ट था, इसलिए तो मैथ लिया ना। और हमने बायोलॉजी क्यों ली? मैथ में इंटरेस्ट नहीं था। अब कोई पूछे कि आपको बायोलॉजी नहीं आती, तो हमारा तो इंटरेस्ट था ही नहीं बायोलॉजी में, वो तो लेनी पड़ी है ना क्योंकि वहां पे ऑप्शन 2 थे, ऑप्शन ही 2 थे, इसके अलावा कुछ होते तो सोचते भी। तो ये वाली कहानी समझ में आ गई आपको? तो इसलिए मैं बोलता भी है ना बार बार कि जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना मैं कि ये बॉटनी का है, तो एक्चुअल बात ये है कि बॉटनी वालों को उतनी बॉटनी आती है जितनी जूलॉजी वालों को जूलॉजी आती है। बस ये भ्रम है, बस भ्रम पाल रखा है कि हमने बॉटनी से मास्टर्स कर रखा है, हमने जूलॉजी से मास्टर्स कर रखा है। बाकी सबका हालत एक जैसी है ना, चाहे बॉटनी से किया हो या जूलॉजी से किया हो, क्योंकि फाइनली सब सार्थ पार्थ उनको पढ़ के आए हैं, काम निकाल के आए ना। कौन पढ़ के आए आप में से ऑथेंटिक बुक, ये बताओ। चलो ये आपका बायोकेमिस्ट्री है ना कंप्लीट होगी, इतनी सी अपनी बायोकेमिस्ट्री, और इतनी सी बायोकेमिस्ट्री आपकी कम से कम 30 नंबर की है। ये बायोकेमिस्ट्री होगी आपकी 30 नंबर की। और
लगभग लगभग सारा पोर्शन आपका यहीं से कवर हो जाएगा, 70% तो यहाँ से हो जाएगा। अब जैसे गिब्स फ्री और पीएच दोनों में से एक क्वेश्चन आता है ना, दोनों में से अलग अलग नहीं आएगा, या तो गिब्स फ्री का आएगा या फिर पीएच कैलकुलेशन का आएगा। और इसमें से मैंने बताया था ना ABZDNA में, यहाँ से क्वेश्चन डालेगा सेल बायोलॉजी में, यहाँ से मोस्टली केस में शुगर पकरिंग का डाल देता है। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी का, लेकिन डालता कहाँ पर इसको, बायोकेम में डालता है। फिर आपका एंजाइम काइनेटिक्स होगा, फिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से तो ना, फिक्स हर ईयर में, कोई भी ईयर अभी ऐसी नहीं गई जहाँ से एंजाइम काइनेटिक्स का क्वेश्चन नहीं आया हो, फिक्स है ना, यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर, टाइट्रेशन, और यहाँ से मोस्टली अल्फा हेलिकल फॉर्म पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो आपकी जो बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री वो कंप्लीट होगी। दूसरा पार्ट कौन सा है अपना, मेटाबॉलिज्म वाला। तो ये मेटाबॉलिज्म वाला भी देख लो ना, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो मेटाबॉलिज्म में आपका आएगा, देखो एक तो सबसे पहले आएगा इसमें ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप, ग्लाइकोलाइसिस। फिर ग्लाइकोलाइसिस में भी आपको सब कुछ नहीं रटना होता है, इसमें 10 रिएक्शन होती है ना ग्लाइकोलाइसिस में, तो कुछ रिवर्सिबल होती हैं और कुछ इरिवर्सिबल होती हैं, आपको इरिवर्सिबल पे फोकस रखना है। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस में जो रेगुलेटरी स्टेप होते हैं ना, रेगुलेटरी स्टेप जो होते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, मतलब जिनके थ्रू हम ग्लाइकोलाइसिस की रेट को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया। फिर उसके बाद में आती है इसमें एक लिंक रिएक्शन, जहां से इतना कोई क्वेश्चन वगैरह खास बनता नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका क्रेब्स साइकिल। फिर आ जाता है आपका ATS। फिर 5 नंबर पे आता है आपका अनकपलिंग। ये इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना है ना, अनकपलिंग को। फिर आपका आ जाता है ATP सिंथेसिस। फिर आपके कुछ आ जाते हैं अल्टरनेटिव पाथवे, जिसमें आपका आ जाता है PPP पाथवे। और आपका आ जाता है ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। रैपोपोर्ट, ल्यूवेरिंग शंट, कोरी साइकिल, ये कुछ आपके अल्टरनेटिव पाथवे हो गए ना, जिसमें PPP पाथवे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहां से क्वेश्चन बनता है PPP पाथवे से। तो ग्लाइओगिलेट पाथवे हो गया, रैपोपोर्ट, ल्यूवेरिंग शंट हो गया और कोरी साइकिल हो गया। ये कुछ अल्टरनेटिव पाथवे हैं जो अपने मेन मेटाबॉलिज्म के अलावा भी चलते हैं। फिर आपका लास्ट में आता है इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, फिर आता है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें स्पेशल बीटा ऑक्सीडेशन, यहां से क्वेश्चन बनता है ना, लिपिड मेटाबॉलिज्म में लिपिड का बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट मेटाबॉलिज्म हो गया। क्या यूरिया साइकिल जो है, वैसे देखो यहाँ का पार्ट नहीं, यूरिया साइकिल जो है हम एनिमल फिजियोलॉजी जो पढ़ते हैं ना उसका पार्ट होता है यूरिया साइकिल। तो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना उसमें पढ़ा जाता है उसको। अब पढ़ तो कहीं भी लो, एक जगह पढ़ना होता है। वैसे इस बार आया था शायद यूरिया साइकिल का क्वेश्चन। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ना बायोकेमिस्ट्री के। समझ में आ गया आपको क्या क्या पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हार्ड लग रहा है तो आपको मान के चलना है कि ये टॉपिक
बायोकेमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो बायोकेमिस्ट्री में आती है, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल में हमें ये यूनिट्स वगैरह में बड़ी दिक्कत आती है ना, यूनिट्स वगैरह नहीं आती है हमें ना। तो मैं आपको पहले वो यूनिट्स ही सिखा देता हूँ जिनमें आपको दिक्कत आती है ना ज़्यादातर यूनिट्स में, तो कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यूनिट्स हम देख लेते हैं। तो इसमें देखो ये फिक्स है, यहाँ से हर साल लगभग एक क्वेश्चन बन रहा है ना रेगुलेटरी स्टेप से, ना इरिवर्सिबल स्टेप से। तो यहाँ से लगभग मान के चलो बनेगा, यहाँ से अल्टरनेटिव पाथवे में लगभग केस में पीपीपी पाथवे से बन जाता है ना क्वेश्चन। चलो अब देखो, ये तो आपका बायोकेमिस्ट्री का हो गया। अगर हम इसको पूरे को मिला लें बायोकेमिस्ट्री में, अगर मेटाबॉलिज्म प्लस आपका बायोमोलिक्यूल्स, तो कम से कम 40 नंबर की है ना आराम से बायोकेमिस्ट्री। और इसमें अगर आप 20-25 नंबर लेके आ रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, सॉलिड है। और 20-25 नंबर लेके आना बायोकेम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और पूरे आपकी लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मोल बायो, तीन ही यूनिट है। अगर आप इन पे कमांड बना लो, आपको मतलब प्यार हो जाएगा ना सब्जेक्ट से। और अगर ये नहीं आएंगे तो इनके बिना सब्जेक्ट में आप मान के चलो आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि यही है सब्जेक्ट। इनको समझ लिया आपने तो मतलब आप किसी भी यूनिट को आसानी से समझ सकते हो। तो ये जान है ना सब्जेक्ट की तीनों यूनिट, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो और मोल बायो। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट पढ़ लेते हैं जिनमें आपको दिक्कत आती है, एक यूनिट को कैसे चेंज करते हैं दूसरी यूनिट में। तो पहले सबसे पहले देखो, जो यूनिट आपने सुनी है मैं नाम बता देता हूँ ना। जैसे आपने किलोग्राम सुना है, ग्राम भी सुना है, मिलीग्राम भी सुना है, और लीटर भी सुना है आपने, और मिलीलीटर भी सुना है आपने, और क्या क्या सुना है इसके अलावा। माइक्रो भी सुनते रहते हो आप, नैनो भी सुनते रहते हो आजकल तो, है ना। और एंगस्ट्रम सुना ही होगा आपने, ये भी एक यूनिट है ना। और इसके अलावा मेगा, मेगा भी सुना होगा, गीगा, गीगा भी सुना है ना। जैसे जीबी जो होती है ना, जीबी, केबी, जीबी, एमबी, ये सब सुने होंगे ना। तो किलो, मेगा, गीगा, ये सब सुने हैं ना आपने। और इसके अलावा और कुछ सुना है, डेसी, डेसी सुना है, डेका सुना है। तो मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनको लिख देता हूँ ना आपके सामने। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, नैनो से स्टार्ट कर लेते हैं ना। और जो पिको से रख सके, ये इसमें है मतलब एक यूनिट को दूसरी छोटी से बड़ी यूनिट में या बड़ी से छोटी यूनिट में कैसे चेंज करते हैं ना। तो देखो आपको दो बातों पर फोकस रखना है ना। कभी भी आप छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करोगे या बड़ी को छोटी में चेंज करोगे, तो आपको इसमें हमेशा देखो, इसको जो आता है आपका ए यू, ए यू जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है ए यू? क्या होता, क्या बताया था ए यू? ए यू मतलब आइसोल्यूशन को कोड करता है। ए यू बैंक इलीगल थी ना, तो ए यू, और कुछ भी हो कुछ उससे रिलेवेंट कुछ ना कुछ तो याद आना चाहिए ना। तो ए यू जो है वहां पे तो आइसोलेशन को कोड कर रहा था ना। यहाँ पर ए यू का मतलब क्या होता है, ये एक तो आप जानते हो ना अर्थमेटिक वैल्यू होती है, उसको आप क्या बोलते हो, जैसे गणितीय संख्या बोलते हो ना, जैसे अलजेब्रा में। और ये होती है यूनिट, मतलब इकाई बोलते हैं इसको। जैसे मान लो कि आपको मम्मी ने भेजा गेहूं पिसाने के लिए, आप डाल के आए तो घर पर आके मम्मी पूछती है ना कि कितने बैठे, तो आप बताते हो कि 22 किलो 500 ग्राम, ऐसे कुछ बताते हो ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 22 और 500, ये तो एक अर्थमेटिक वैल्यू हो गई, गणितीय संख्या हो गई। और यहाँ पे यूनिट क्या हो गई, किलो और ग्राम, मतलब पूरा 1 किलोग्राम होती है ना। तो यहाँ पर 22 और 500 ये तो अर्थमेटिक वैल्यू हो गई, और किलोग्राम क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो आप कुछ भी देखोगे तो उसके पीछे एक ना एक कुछ ना कुछ, एक तो आगे तो अर्थमेटिक वैल्यू लगी होगी और पीछे यूनिट लगी होगी। तो ये ए यू हमेशा आपको कांस्टेंट रखना है। ए यू कैसा रहना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू बढ़ती है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तभी तो जैसे मैं इसको मान लो 10 गुना बढ़ा दूं, तो इसको 10 गुना क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ए यू आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। जैसे मैंने बोला
22 किलोग्राम, तो यहाँ पर 22 तो अर्थमेटिक वैल्यू हो गई और किलोग्राम क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब मैं चाहता तो इसको मैं क्या बता सकता था, 22,000 ग्राम भी बता सकता था मम्मी को। 22 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 22,000 ग्राम। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 22 किलोग्राम, मम्मी को जाके तो 22 किलोग्राम बताना पड़ेगा, 22,000 ग्राम नहीं बता सकते ना। मम्मी क्या बोलेगी, 22,000 ग्राम बताओगे कि इसको किसी सुनार की दुकान पर तलवाड़ा के आया क्या, हाँ ग्राम में बताओगे तो तो यहाँ तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 22 किलोग्राम या फिर 22,000 ग्राम। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस किलोग्राम में और ग्राम में कितना डिफरेंस होता है। 1 केजी में 1,000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर आपने यूनिट को 1000 टाइम्स छोटा कर दिया। तो 1000 टाइम जब आपने यूनिट छोटी कर दी तो अर्थमेटिक वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये 22 से कितना हो गया, 22,000 हो गया। समझ में आ गई बात। तो ए यू को हमेशा आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर आप यूनिट को छोटा कर रहे हो तो अर्थमेटिक वैल्यू को उतने गुना बढ़ा दो, अगर आप यूनिट को बड़ा कर रहे हो तो अर्थमेटिक वैल्यू को उतने गुना छोटा कर दो। बस इतना अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हो इजीली। अब देखो कुछ यूनिट में आपके सामने लिख देता हूं ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये नाम आपने सुना होगा ना, पिको, सुना हुआ है, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, सुना हुआ है यहां तक, ठीक है। फिर इसके बाद में चलो ये लिख देता हूं मैं ना, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, है ना, यही तो बहुत है मेरे हिसाब से। और एंगस्ट्रम लिख लें, एंगस्ट्रम, ये एंगस्ट्रम हो गया ना। बाकी फर्मी भी सुना होगा आपने, फर्मी, फर्मी सुना है, फर्मी एक साइंटिस्ट था। और फर्मा भी सुना है क्या, फर्मा, फर्मा किसको बोलते हैं, नहीं सुना है नाम, फर्मा नाम ही नहीं सुना मतलब आप लोगों ने, फार्मा, फार्मा सुना है, फर्मा नहीं सुना। फर्मा होता है एक तरीके से सांचा, जैसे आप ये कोई भी सीमेंट का कोई सामान वगैरह बनाते हो कोई भी शेप में, तो उसके लिए उसका एक सांचा होता है ना, उसको बोलते हैं फर्मा। या आप मूर्ति वगैरह बनाते हो तो उसका सांचा जो होता है ना मूर्ति बनाने का, उसको भी क्या बोलते हैं, फर्मा बोलते हैं। और उसका जो फीमेल वर्जन है उसको क्या बोल देंगे फिर, उसको फर्मी बोल देंगे अच्छा, तो अब देखो पिको जो होता है ये बहुत छोटा होता है वैसे, 10 की पावर -12। एंगस्ट्रम जो होता है ये 10 की पावर -10। नैनो जो होता है 10 की पावर -9। माइक्रो जो होता है 10 की पावर -6। मिली जो होता है 10 की पावर -3। सेंटी जो होता है 10 की पावर -2। डेसी जो होता है 10 की पावर -1। और डेका जो होता है 10 की पावर +1। अब प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं, हमें वैसे लगा रहा हूं मैं फिर भी, है ना। हेक्टो 10 की पावर +2, प्लस लगा हुआ नहीं आएगा वैसे, है ना। किलो बराबर 10 की पावर +3। तो पहली बात तो दिमाग में ये सेट करो कि किलो कोई यूनिट नहीं होती है ना। किलो एक अर्थमेटिक वैल्यू एक तरीके से ना, जिसकी वैल्यू 1000 होती है। समझ में आ गई बात। किलो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी यूनिट है, मतलब ये वेट नापने की यूनिट है या फिर द्रव्यमान नापने की यूनिट है, मतलब जैसे वॉल्यूम नापने की यूनिट है किलो, क्या इसमें वेट मापा जाता है या फिर
द्रव्यमान मापा जाता है। इसमें दोनों की माप से मैंने बताया ना कि ये यूनिट है ही नहीं। जैसे मैंने बोला किलोग्राम, मैंने बोला किलोग्राम, अब आपको क्या लग रहा है, वेट की इकाई है। मैंने इसको लगा दिया किलोमीटर, अब वही दूरी की इकाई हो गई। मैंने लगा दिया किलो लीटर, अब ये द्रव्यमान की इकाई हो गई। तो किलो अपने आप में कोई इकाई नहीं है, किलो तो क्या है, एक वैल्यू है अर्थमेटिक, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1000। अब इसको आप किसी भी यूनिट के आगे लगा सकते हो, समझ में आ गई बात। तो ये अर्थमेटिक वैल्यू एक तरीके से है ना, यूनिट तो जो ग्राम है ना वो है, समझ में आ गई बात। तो किलो की वैल्यू कितनी होती है, 1000 होती है, समझ में आ गई बात। ऐसे ये आपको दिख रही है ना, ये कोई यूनिट नहीं है, ये जितने भी आपको ये दिख रही है ना, ये यूनिट नहीं है, इनकी एक अर्थमेटिक वैल्यू होती है। इनको आप किसी के भी आगे लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला सेंटीमीटर, मतलब दूरी की इकाई बन जाएगी, अब मीटर के आगे लगा दिया तो। मैंने लगा दिया सेंटीलीटर, तो अब द्रव्यमान की इकाई बन जाएगी वॉल्यूम की। और मैंने क्या लगा दिया सेंटीग्राम, तो अब वेट मापने की इकाई बन जाएगी। तो ये पहले समझो कि ये यूनिट है नहीं, ये तो क्या है, एक अर्थमेटिक वैल्यू है इनकी, समझ में आ गई बात। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं ना क्विंटल, तो क्विंटल कोई यूनिट है नहीं, क्विंटल का मतलब होता है 100, तो कोई यूनिट नहीं है, वो तो एक अर्थमेटिक वैल्यू है। जैसे मैंने बोला टन, तो क्या टन कोई यूनिट है, वो एक अर्थमेटिक वैल्यू जिसकी वैल्यू 1000 होती है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही ये कोई यूनिट नहीं है, पहले तो है ना दिमाग में सेट करो। जैसे हम बोलते हैं ना किलोग्राम, तो वहां पर जो यूनिट है वो क्या है, ग्राम है। किलो तो क्या हो गया, या फिर आप पूरा बोल सकते हो किलोग्राम एक पूरी यूनिट है, किलो कुछ नहीं है, समझ में आ गई बात। या तो किलोग्राम यूनिट है या फिर ग्राम यूनिट है, किलो तो एक अर्थमेटिक वैल्यू को बता के जाता है। अच्छा, अब हम कहां पर आ गए, मेगा तक। तो मेगा का होता है 10 की पावर प्लस 6, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर प्लस 9। ठीक है, यहीं तक बहुत है, काम निकल जाएगा आपका ना इतने यूनिट से। अब देखो इसमें समझो यूनिट तो बहुत सारी होती हैं। आप जब 11वीं क्लास में पढ़ के आए थे ना, फिजिक्स में एक चैप्टर आया था, आपको याद होता है ना, डायमेंशन वाला आया था, डायमेंशन यानी यूनिट वाला चैप्टर आया था एक, विमाएं मात्रक, तो उसमें बहुत सारी आई थी। ये तो मैंने उनमें से कुछ लिखी है, ये तो बहुत लंबी चलती है। देखो आपको मैं बताऊं कहाँ से चलती है ये। 10 की पावर -14 से स्टार्ट होती है और 10 की पावर प्लस 24 तक चलती है, ये इतनी यूनिट होती है। तो -24 से +24 तक। देखो मैं आपको नाम बताऊं, योक्टो, जेप्टो, एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, एक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, इतनी सारी होती है, जिसमें से आपको तो कुछ ही याद रखनी है बस। -24 से +24 तक चलती है। कहीं कौन सी अभी येटा है सबसे बढ़िया ना, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा है ना, योटा है सबसे बड़ी। और छोटी कौन सी है, इससे भी बताई थी ना अभी, -14। तो योक्टो से स्टार्ट होती है ना, योक्टो 10 की पावर -24। अब अकॉर्डिंग टू अगर आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी दो बॉडीज कभी भी कांटेक्ट में नहीं आती मॉलिक्यूलर लेवल पे, है ना, क्योंकि सब कुछ एटम से बना हुआ है। तो जैसे ही आप कांटेक्ट में लाओगे उनको, तो दोनों के जो न्यूक्लियस हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो उसकी वजह से वो बॉडी कभी भी कांटेक्ट में आ ही नहीं सकती। जब मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे तो जैसे पिको नैनो तक जाओगे आप इतनी डिस्टेंस से ज़्यादा करीब नहीं ला सकते मॉलिक्यूल्स को, उसमें फिर इतना रिपल्सन फोर्स काम करेगा कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, हाईली पॉजिटिव होता है, तो कभी पास में वो आ ही नहीं सकते। तो वैसे ही मैंने बताया था कि हम सब खोखले हैं। अगर इस पूरे अर्थ के पूरे स्पेस को गायब कर दिया जाए, वैक्यूम को, तो अर्थ एक फुटबॉल की बॉल के बराबर हो जाएगी, बस इतना साइज बचेगा। तो ये सब हमारा भ्रम है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, सब क्या है, खोखले हैं, पूरी तरीके से खोखले हैं ना। तो पूरी अर्थ को अगर इसमें से स्पेस को निकाल दिया जाए, केवल सबको सॉलिड कर दिया जाए पूरी तरीके से, तो जो पीछे फुटबॉल रखी है ना उसी, उतनी बड़ी हो जाएगी अर्थ बस। तो ये सब भ्रम है ना सॉलिड होने का। और फिजिक्स में ये भी बताया गया है कि ये भी एक भ्रम है, जैसे दो लोग किस कर रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं आपस में, है ना, जबकि उनका कांटेक्ट ही नहीं हुआ है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग
कांटेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये भी क्या है, एक भ्रम है। मॉलिक्यूलर लेवल पे कभी भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आ ही नहीं सकती। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करेंगे, और ये बहुत आसान सा काम है अगर आपको समझ में आ गया तो। देखो, अब मैंने आपसे बोल दिया, पहले ये यूनिट याद कर लो थोड़ा सा, एक 2 मिनट का टाइम आपके पास में यूनिट याद करने के लिए। फिर ये आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा क्या है कि न्यूमेरिकल से आपको जो डर लगता है ना, वो थोड़ा सा कम लगने लग जाएगा ना, क्योंकि मोस्टली केस में यहीं पे फंस जाते हो आप। तो यूनिट देखो, पिको क्या होता है, 10⁻⁻12 एंगस्ट्रम। मोस्टली आपने पढ़ी हुई है, देखो एंगस्ट्रम आपने पढ़ी हुई है ना, पहले नैनो पढ़ी हुई है, माइक्रो पढ़ी हुई है, मिली पढ़ी हुई है, सेंटी भी पढ़ी हुई है, और इसमें से किलो पढ़ी हुई है, मेगा पढ़ी हुई है, ये गीगा वगैरह अपने भी काम में आने वाली है नहीं, है ना। हेक्टो, जैसे आपने हेक्टेयर वगैरह इनमें सुना होगा नाम, तो ये भी आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। और डेका, डेका भी नहीं सुना, डेका सुना होगा ना, डेका का मतलब ही होता है 10। जैसे आपने यूनिट पढ़ी होंगी ना, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। डेक का मतलब कितना होता था, और यहाँ पे 10⁻1 का मतलब भी क्या होगा, 10 होगा। तो डेक का मतलब ही अपने IUPAC नोमेनक्लेचर में कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और डेक वो बजाने वाला भी होता है ना। और जैसे मैंने बोल दिया 2 डेक, तो कितना हो जाएगा इसका मतलब, गलत बात, 12 होगा, है ना। डूडेकेन को बोलते हैं 12। डूडेसिल तो नाम सुना होगा ना, सोडियम डूडेसिल सल्फेट का भी नाम सुन लिया गलती से। तो कितने कार्बन होंगे उसमें, अरे जैसे संस्कृत में बोलते हैं ना, जैसे 12 को क्या बोलते हैं, 2 2 और 10, ऐसे ही यहाँ पे क्या बोल देते हैं हम, 2 डेकेन, 2 और 10 कितने हो गए, 12। तो संस्कृत से लिया गया यहाँ पे भी। तो उसको वैसे तो हम बोलते हैं 2 डेकेन, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि ये 2 हिंदी का ले लिया है, तो उसको डू बना देते हैं ना, डू डेकेन। लेकिन था क्या वो, 2 डेकेन था, 2 और 10। तो हम उसको थोड़ा सा ऐसे इंग्लिश का लगे, तो उसको हमने क्या बना दिया, डू डेकेन। नहीं तो 2 ऐसे लगेगा ना कि ये हिंदी से सीधा सीधा ले लिया है, इस वजह से, है ना। बाकी है वो क्या, सीधा 2 ही है वो। तो डू डेकेन का मतलब समझ में आ गया। तो डू डेकेन वर्ड आ जाए, डू डेसिल आ जाए, डेका के पीछे CYL लगा देंगे तो डेसिल बन जाएगा, समझ में आ गया। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो सोडियम डूडेसिल सल्फेट है। अब मैं आपसे पूछूं कितने कार्बन होंगे इसमें, तो कितने बताओगे, 12 कार्बन। समझ में आ गई बात। तो ये डेक का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया ना। इनको रिलेवेंट कर लिया करो एक दूसरे से, मतलब जहां भी आपने कहीं सुना हो। तो अब IUPAC में केमिस्ट्री में आता है डेक वर्ड अपना, तो 10 के लिए आता है। और हेक्टो, हेक्टो आपने कहाँ सुना होगा, जैसे ये खेत वगैरह इनके लिए आता है ना, हेक्टोमीटर, हेक्टेयर हेक्टोमीटर है ना, उसके लिए आता है। और डेसी, डेसी कहाँ पर आता है, डेसी वर्ड आता है जो भी हम कोई छोटा मेजरमेंट करते हैं ना, तो कोई छोटा मेजरमेंट हम करते हैं ना, जैसे फुट लेवल का, उसमें ये डेसीमीटर काम में आता है। और ये कहाँ काम में आता है, मिलीमीटर आता है। जैसे कि आजकल आप देखते हो ना कि ये मोबाइल है, जैसे 60 mm या 8 mm मोटा है, तो mm जो होता है वो मिलीमीटर होता है। तो वहाँ पर काम आता है ना, किसी ऑब्जेक्ट की मोटाई वगैरह, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ना, इनकी मोटाई वगैरह बताने के लिए काम में आता है। और अब इसमें एक इंच वगैरह और रह गया, इंच का आपको बता दूं, फिर यही इधर लिख देता हूँ मैं ना। देखो, जो 1 मीटर होता है ना, उसमें सौ सेंटीमीटर होते हैं, ये तो आपको बताइए ना, 1 मीटर में। और एक जो फिट होता है उसमें 12 इंच होते हैं। 1 फिट में कितने इंच होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना, जो फिट आता है अपना। अच्छा, और 1 फिट जो होता है
उसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 30 सेंटीमीटर होते हैं उसमें, जो फुट आता है ना अपना स्केल, तो 30 सेंटीमीटर होते हैं उसमें, और इंच कितने होंगे उसमें, 12 इंच होंगे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 12 इंच बराबर 30 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि 1 फीट बराबर 12 इंच बराबर 30 सेंटीमीटर। तो 12 इंच बराबर 30 सेंटीमीटर, तो 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंच बराबर 30/12 कर लो तो 2.54 होता है एक्चुअल, है ना, फिक्स वैल्यू इसकी। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54, लगभग 2.50 के लगभग आता है, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.54 सेंटीमीटर होती है। 1 इंच में ना इतने सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा ये तो सब छोड़ो, अपने जो एक्चुअल में काम आता है वो आता है, जैसे हम प्लॉट वगैरह लेते हैं तो हम बताते ना कि 100 वर्ग गज का है, तो उससे आप क्या समझते हो, 100 वर्ग गज का प्लॉट है कोई राहुल, तो कितनी लंबाई चौड़ाई होगी उसकी, 100 क्या होगी, 100 इंच फीट मीटर क्या होगी, जैसे 100 वर्ग गज का प्लॉट है तो आपने बोला कि 100/100 का होगा, तो 100/100 क्या, फीट का, मीटर का, सेंटीमीटर का, गज का क्या। जैसे पहले तो ये समझो कि एक जो गज होता है ना, 1 गज बराबर होते हैं 3 फीट। 1 गज बराबर कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। मतलब जो मीटर होता है वो गज से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और 1 गज में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। अब 3 फीट को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 90 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 1 फीट में कितने सेंटीमीटर है, 30, तो 3 फीट में कितने हो जाएंगे, 90 सेंटीमीटर हो जाएंगे ना, 90 सेंटीमीटर। तो 1 गज में तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, मीटर बड़ा हुआ ना थोड़ा सा। तो 1 मीटर में 1.33 क्या होंगे, गज होंगे। 1 मीटर में 1.33 गज होंगे, या फिर 1.33 और क्या बोल सकते हो आप, वो 1.33 नहीं, हाँ 1.33 हो जाएगा। या फिर 1 गज में आप फीट में चेंज करो, 1 गज में, हाँ 1 मीटर में फीट पूछूं कितने होंगे, तो कितने बताओगे, 1 मीटर बराबर 3.33 फीट, जबकि 1 गज में फिक्स 3 फीट होते हैं, तो मतलब मीटर थोड़ा सा बड़ा है। तो अब क्या होता है, जैसे आपकी तरफ फेरुआ जानते हो जो कपड़े बेचने के लिए गांव में आते हैं, एक तो आप दुकान पर जाते हो, एक ऐसे भी होते हैं गांव में कपड़े बेचने के लिए आते हैं वो घर घर में, तो उनको हमारी साइड में फेरुआ बोलते हैं। आपकी साइड में मतलब फेरुआ मतलब फेरी लगाने वाले से बना है ड्राइव, तो आपकी साइड में कुछ बोलते होंगे, संस्कृति हो सकता है नहीं आता हो आपके इधर। तो हमारे गाँव में आते हैं ना कपड़े बेचने वाले, उनकी खुद की दुकान तो रहती है लेकिन वो गाँव में भी आते हैं, क्योंकि उनकी क्लाइंट फिक्स रहती है लेडीज, मतलब वो उसी से लेती हैं, जैसे तो ट्रस्ट बना लेते हैं, मतलब एक तरीके से वो उनको लगता है कि ये बढ़िया कपड़े देके जाता है, तो वो उसी से लेती है ना बार बार। तो कुल मिला के अब होता क्या है कि जैसे कपड़े की जो रेट है वो बताता तो मीटर में है, लेकिन उनको नाप के देता है गज से, जो होता है ना वो मापने का वो लाते हैं साथ में, आपने देखा होगा, तो माप के देता है गज के हिसाब से। जैसे उन्होंने मांगा 3 मीटर, वो देगा उनको 3 गज। अब आपको होता है गज थोड़ा सा छोटा होता है, समझ में आ गई बात। तो देखो अब मैं आपसे पूछूं कि 1 वर्ग गज क्या होगा, 1 वर्ग गज की वैल्यू पूछूं कि 1 वर्ग गज कितना होगा, तो कभी भी वर्ग आ गया इसका मतलब आप स्क्वायर बना दो। मतलब जैसे ये 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा को स्क्वायर में बना दूं, गज पूछ रहा हूं तो 1 गज और बाई 1 गज। अब 1 गज का मतलब आप समझते हो कितना होता है, 3 फीट। तो कोई जगह अगर 3 फीट लंबी है 3 फीट चौड़ी है, इसका मतलब 3/3 का मल्टीप्लाई आप 3 फीट 3 लंबी 3 फीट चौड़ी है, तो 1 गज बाई 1 गज की मानी जाएगी। अब 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर गज। तो ये 1 स्क्वायर गज जगह हो गई। तो 1 वर्ग गज जो जगह होती है ना वो 3 फीट लंबी होती है और 3 फीट चौड़ी होती है, समझ में आ गई बात। तो ये होती है 1 वर्ग गज। अब मैं आपसे बोलूं कि कोई जगह है वो 100 वर्ग गज की है, तो इसका 100 वर्ग गज कब बनेगा, जब मैं इसको 10 बना दूं, इसको भी 10 बना दूं, तभी तो बनेगा ना। मतलब कोई जगह 10 गज लंबी हो 10 गज चौड़ी हो, तो कितने वर्ग गज बन जाएगा वो,
100 वर्ग गज बन जाएगा। अब 10 गज चौड़ी होने का मतलब, लंबी होने का मतलब क्या है, वो 30 फीट लंबी होगी और 30 फीट चौड़ी होगी। तो कितने का बन गया वो, 1 गज में 3 फीट बताए मैंने। तो मैंने क्या बताया, कोई जगह जो है 10 इंटू 10 गज की है। अब 10 इंटू 10 गज का मतलब समझ में आ गया, 30 फीट इंटू 30 फीट। तो कोई जगह 30 फीट लंबी है, 30 फीट चौड़ी है, इसका मतलब कितने की हो गई वो, गज में चेंज करोगे तब तो 100 वर्ग गज हो गई, और फीट में चेंज करोगे तो 900 स्क्वायर फीट हो गई वो। तो 1 वर्ग गज में 9 स्क्वायर फीट होते हैं। समझ में आ गई बात। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई जगह 900 स्क्वायर फीट की है, इसका मतलब वो 100 वर्ग गज जगह है, और 900 स्क्वायर फीट का मतलब क्या हो गया, 30 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी। इसका मतलब, अब जैसे आपको एक बेसिक आइडिया दूं, ये जो हम जिस पोर्शन में भी बैठे हुए हैं, जो क्लास चल रही है, कितने वर्ग गज जगह होगी ये, तो ये लगभग 20 फीट ऐसे वो है इसकी चौड़ाई ये, और लगभग पीछे की साइड में अगर आप जाओगे तो ये 22 से 25 फीट पीछे होगा, है ना ये। तो आप बताओ कितने का हो गया है, 100 वर्ग गज की है जगह या नहीं है, 100 वर्ग गज की नहीं बैठेगी ये। अब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 25 कर लो आप भले, है ना, तो कितना हो गया ये, 25 इंटू 20 करोगे तो 500, और 1 वर्ग गज में कितनी होती है, 900 स्क्वायर फीट। अब है ना, मतलब ये 60 के लगभग होगी बस, तो 60 वर्ग गज के लगभग जगह होगी ना। इसका मतलब ऐसा होता है संस्कृति की, 100 वर्ग गज जो जगह होती है वो एक आइडियल प्लॉट माना जाता है घर बनाने के लिए, है ना, नक्शे के हिसाब से बनाना चाहते हो तो इससे बड़ा होगा वो, है ना, 30 फीट लंबा होगा, 30 फीट ही क्या होगा वो, चौड़ा होगा। तो नक्शे के हिसाब से बनाओगे तो एक आइडियल प्लॉट माना जाता है ना, 30 बाई 30 का, और उसी को हम बोल देते हैं 100 वर्ग गज का। समझ में आ गई बात। अब आपको फुट का तो आइडिया होगा, इतना आइडिया लगा लो कि देखो इतनी जो डिस्टेंस है 20 फीट होती है उस दीवार से लेके इस दीवार तक। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि 30 फीट कितना होता होगा, है ना। तो फिलहाल आपको ये वाली बातें समझ में आ गई, गज समझ में आ गया, फीट समझ में आ गया, इंच समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गए। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई जगह जो है वो 144 स्क्वायर इंच है, तो कितनी होगी वो, तो 144 स्क्वायर इंच का मतलब होता है वो 1 फीट चौड़ी 1 फीट लंबी होगी। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 12 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी है कोई जगह, तो वो 1 स्क्वायर फीट जगह होती है। तो जो नॉर्मली अपनी टाइल आती है ना छोटी वाली, वो 1 बाई 1 की होती है। जैसे ये जो टाइल आपको दिख रही है, ये लगभग 3 फीट तो चौड़ी होगी और 2.5 फीट हुआ है ना, 3 बाई 2.5 की है लगभग, है ना। तो इसका आप एरिया निकाल सकते हो, जैसे कमरे वगैरह का जो टाइल लगाने वाले निकालते हैं ना, समझ में कैसे निकलता है, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो बस, वो उसका क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। चलो ये तो बेसिक बातें होंगी जो आपको डेली लाइफ में काम आनी है। वो एक तो जो आपको गज बताया ना मैंने, ये कभी आपके पापा वगैरह पूछ लें, ऐसे चर्चा चल रही हो तो आपकी कम से कम, कई बार ऐसा होता है ना कि बूढ़े बड़े लोग जो है ना इसी से डिसाइड करते हैं कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो। ऐसा होता है ना, जैसे आपको ब्याज वगैरह निकालना नहीं आता तो उनकी नज़र में आप कोई पढ़े लिखे नहीं हो, तो वो बोलते हैं कि बेटा पढ़ा लिखा तो है, तो गुनाह नहीं है अभी, गुनाह नहीं है अभी। मतलब इसको एज ए साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे तो बेटा थ्योरेटिकल तो पढ़ाई की है तूने, लेकिन प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं की तूने। ऐसे ही को गाँव में हमारे बोलते हैं कि बेटा पढ़ा तो है लेकिन गुनाह नहीं है अभी। हाँ, आपकी साइड में कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, यही बोलते हैं, तो आयुषी की बात यही बोलते हैं। अब संस्कृति घाटा ये है कि अपन गांव में रहे नहीं, तो अपने क्या पता क्या बोलते हैं। ये तो जब पता लगता है ना, जब अनपढ़ बूढ़े बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं, तब पता लगता है कि क्या क्या कहावत होती है गाँव में। अब आप एनी टाइम पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहोगे तो फिर वो बातें सीखने को नहीं मिलेंगी अनपढ़ वाली, तो उसके लिए बैठना पड़ता है ना बूढ़े बड़े लोगों के बीच में। और फिर आप लोगों के बाउंडेशन भी है ना कि आप हर जगह नहीं बैठ सकते। वो तो क्या है कि गांव में तो छूट होती है लड़कियों को, जैसे दादा दादी किसी के पास भी बैठ सकते हैं। अब आप सिटी में किसके पास बैठने जाओगे? सिटी में कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा था संस्कृति, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ खुद, है ना। ये जो कोमल आप जानते हो ना, जो वो आता है ना, मोनू सर आते हैं ना, जो कोमल आप जानते हैं ना, जो मोनू सर आते हैं, हाँ वो फार्मेसी वाले। हाँ, तो मैं उनके घर में रहा था ना, रेंट पे रहा था धौलपुर में वहीं। तो मैंने यहाँ सीकर तैयारी की थी, मतलब उस टाइम पे नेट की तैयारी की, तो मैं यहाँ से छोड़ के मतलब वहाँ गया था। तो जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे रूम दिलवाया था।
तो वो ऐसे छोड़ के आगे घर में कि यहाँ पे रह लेना ऐसे, ठीक है। फिर शाम को मैं पहुंचा मतलब घर में। अब पहले क्या है कि मैं लंबे बाल रखता था, बीच की मांग निकालता था ऐसे तो हाँ, फिर मैं गया शाम को, तो बोले कहाँ से आया, मैंने मैं सीकर से आया हूँ। अच्छा, तो पढ़ता है? हाँ, पढ़ने वाला तो नहीं लग रहा था। फिर बोले टिकट कहाँ है तेरी, सीकर की टिकट बता, सीकर से आया। तो टिकट मेरे पास रखी थी, वैसे मैंने दिखा दी। अब बूढ़ी बड़ी दादी थी, इस वजह से मतलब एज ए बुजुर्ग की तरह मतलब मुझे ज़्यादा मुँह लगना ठीक नहीं था। फिर बोले कि ठीक है, अभी तो वो तेरा मास्टर छोड़ के गया है ना, इसलिए तू रात रात तो रह ले यहाँ पे, तो अपना रूम देख ले दूसरी जगह पे, हम पढ़ने वाले लड़कों को देते। तो सुबह हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं, सुबह जैसे मेरे रूम में आई, ऐसे मैंने राम राम किया उससे, ठीक है, वो बैठ गई, फिर बातचीत करती रही। फिर एक दो दिन बाद में फिर वो क्या है कि वो पूरे घर का हिसाब किताब रखती थी। वो जैसे आलू वगैरह होते हैं हमारे उधर, तो जैसे 20-30 बीघा खेत में आलू करती थी, हिसाब किताब रखती थी, ब्याज पे भी पैसे देती थी वो लोगों को, तो खुद ही हिसाब किताब रखती थी, किसी को बताती नहीं थी मतलब ऐसे। फिर एक दिन मेरे से हिसाब लगवाया उसने, है ना, आलू वगैरह का उनका, कि बेटे इतने आलू हुए थे हमारे और इतने हमने बेच दिए, इतने मैंने उसको ब्याज पे दिए थे, और कितने बनते हैं। फिर मैंने हिसाब किताब लगा के बता दिया। फिर वो खुश हो गई कि बिल्कुल एग्जैक्ट हिसाब बैठा उसका, एक मतलब 1 रुपये का भी अंतर नहीं आया। वो खुश हो गई, फिर मानने लगी कि लड़का पढ़ा लिखा है। फिर फिर मेरे को ऊपर लेके गई, फिर उसकी बहू वगैरह भी रहती थी, उनसे बोली ये लड़का है ना, इसको शाम को खाना पीना दे दिया करो इसको, यहीं पर ये शाम को नहीं बना। मतलब एक उससे देखो ये हो जाता है ना। और अगर आपको ये नहीं आता तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। हाँ, मतलब उनको उनके काम की चीज आनी चाहिए, अगर वो आती है तभी आप पढ़े लिखे हो, अगर वो नहीं आता तो आपकी पढ़ाई किस काम की, ये है मेन चीज, है ना। अभी आप ब्याज नहीं लगा सकते ना, जैसे आपके पापा आपको हिसाब किताब दे देना कि इतने पैसे उसको दिए थे और इतने पैसे वो 2 महीने बाद में ले गया, इतने पैसे 2 महीने बाद में लौट आ गया, तो आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते ब्याज का। अभी आपको ये भी नहीं पता है कि घर पर जो ब्याज चलती है वो साधारण ब्याज चलती है, चक्रवृद्धि ब्याज चलती है। तो जो आपने पढ़ा है जो वो अलग पढ़ाई होती है ना, और जो गांव की जो ब्याज चलती है ना वो अलग तरीके से चलती है, फिर वो ब्याज पे ब्याज चलती है वो अलग तरीके से चलती है, तो वो आप हिसाब लगा ही नहीं सकते, है ना। चलो अब देखो, ये तो बातें हो गई। अब बाकी अपने काम में देखो, इसमें गज आता है ना, और एक मील भी होता है, अगर आपने सुना होता है ना, एक जो मील होता है, एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। माइल पढ़ा होगा ना आपने। ये तो सुना होगा ना आपने, माइल स्टोन। क्या बोलते हैं माइल स्टोन को? माइल स्टोन ही बोलते हैं मान लो, कभी कभी उसको नीम का पत्थर बोलते हैं वैसे, है ना। और ये माइल स्टोन वर्ड किसके लिए आता है एक्चुअल में? ये माइल स्टोन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम इसको बोलते हैं कि ये जो उसने कार्य किया वो आगे जाके मील का पत्थर साबित हुआ, ऐसे बोलते हैं ना, हिंदी में पढ़ा होगा आपने। तो माइल स्टोन को ही मील का पत्थर बोलते हैं। एक्चुअल में वो सच में ही मील का पत्थर होता है। जो आप रोड के किनारे चलते थे तो इससे अब तो किलोमीटर के लगने लग गया ना, इससे पहले दूरी मील में ही मापी जाती थी। तो जो पत्थर गड़े हुए होते थे ना, तो वहां पे लिखा हुआ होता था जैसे डीडवाना 20 माइल अवे, मतलब ऐसे। तो एक्चुअल में पहले मील में ही डिस्टेंस मेजर की जाती थी। और जैसे समुद्र वगैरह में आप देखोगे तो उसमें नॉटिकल जो है ना उसमें चलती है डिस्टेंस, तो इस वजह से वो मील का पत्थर ही बोलते थे उसको सच में, है ना। अब आजकल वो किलोमीटर में चेंज हो गया ना, क्योंकि ये IUPAC यूनिट है ना, किलोमीटर। बाकी पहले मील हुआ करता था, है ना। और उससे पहले जो है संस्कृति, आपने सुना होगा, कोस सुना है कि कोस, जैसे ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा देते हैं, तो कोस क्या होता है? कोस में 3 किलोमीटर होते हैं ना, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो वो उसके लिए आता है ना। तो जैसे आज भी जैसे हमारी मम्मी वगैरह और वो है ना, दूरी जो है वो कोस में ही बताती हैं, मतलब किलोमीटर में नहीं बताते हैं ना, कोस में ही बताती हैं। तो ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब देखो, अब एक्चुअल में हम चलते हैं कि इसको चेंज कैसे करेंगे ना, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में।
देखो मैंने आपसे बोल दिया 1 नैनोमीटर है ना, इसको आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में। कितने सेंटीमीटर होंगे 1 नैनोमीटर में? छोटा सा वो है बस, 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? देखो बहुत आसान सा है, अगर आपको समझ में आ गया तो। अगर गर्मी लग रही हो आप लोगों को भी तो एसी चालू कर सकते हो। देवेश, एसी चालू कर लो थोड़ी देर। हाँ क्या करना है इसमें, देखो पहले तो ये देखो, आप इनमें से जानते हो कौन सी यूनिट बड़ी है कौन सी छोटी है? जिनमें माइनस में ज्यादा लगी होगी वैल्यू छोटी होगी, और आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैल्यू बढ़ती जा रही है, अर्थमेटिक वैल्यू है ना। तो पहले ये देखो ये नैनोमीटर छोटा है या सेंटीमीटर छोटा है? नैनोमीटर छोटा होता है, इसका मतलब ये है कि आप नैनोमीटर से सेंटीमीटर पे जा रहे हो, तो ये छोटी यूनिट को कहीं ना कहीं बड़ी यूनिट में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो आप। ये तो है मीटर, तो मीटर ये रहा। अब ये नैनो है उसको किस में चेंज कर दिया आपने? सेंटी में। समझ में आ गई बात? छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो आप, तो जब आप यूनिट को बड़ा करोगे तो अरिथमेटिक वैल्यू को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एयू क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अब कितना छोटा करना पड़ेगा वो यहां से देख लो। तो देखो ये रहा नैनो और ये रहा सेंटी, कितना डिफरेंस है दोनों में? ये -9 है और -2 है, तो 7 का डिफरेंस है। तो आप क्या करो यहाँ पर 10 की पावर लगा लो 7। अब या तो ये प्लस में आ सकती है वैल्यू या माइनस में आ सकती है। तो आपको पता है कि जब हमने यूनिट को बड़ा किया है तो ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो छोटी के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर बड़ी होती तो प्लस का साइन लगा देते। बस इतनी सी बात है, ये चेंज होगी यूनिट। तो 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? सेंटीमीटर होंगे। समझ में आ गई बात? बहुत आसान सा है, अब आप खुद कर सकते हो। जैसे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है ना, इस 1 मिलीमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे? कितने पिकोमीटर होंगे बताओ? 1 मिलीमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे? तो मिली और पिको दोनों को देख लो, -3 है और -12 है, कितना डिफरेंस है? 9 का है। तो 12 और 3 में 9 का डिफरेंस है, तो यहां पर लगा लो आप 10 की पावर 9। अब यहां तो प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है, तो क्या लगाएंगे? तो मिली छोटा है या पिको छोटा है? पिको छोटा है, तो इसका मतलब हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। तो ये वैल्यू कम हो रही यूनिट वाली, तो ये अरिथमेटिक वैल्यू बढ़नी चाहिए, और बढ़ाने के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस को लगाने की जरूरत होती भी नहीं है वैसे, है ना, आप ओनली 10 की पावर 9 तक छोड़ सकते हो। तो अगर आपको समझ में आ गया, क्लिक कर गया, तो बहुत आसान सा है ये, और नहीं तो हार्ड तो फिर शुरू से ही था। चलो अब ऐसा किस किस को लग रहा है कि समझ में आ गया? लग रहा है ना कि समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 100 माइक्रोमीटर को चेंज करना है आपको डॉट 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 किलोमीटर में। ये आपको चेंज करना है, कितना हो जाएगा बताओ? देखो ये आपको क्लिक कर गया तो न्यूमेरिकल बहुत आसान सी बात हो जाएगी आपके लिए। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 -5
-5 होगा या -1 होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए ऑप्शन तो है 10 की पावर -3, बी ऑप्शन है 10 की पावर -5, सी ऑप्शन है 10 की पावर -1 और डी ऑप्शन है 4 ऑप्शन है मान लो, और ई ऑप्शन भी बता दूं। कह सकते हैं 4 ऑप्शन, 5वां ऑप्शन ये है। अब बताओ, चलो ए ऑप्शन पे कौन कौन सहमत है? ए वाले ऑप्शन पे बस 2 ही, बाकी सबका गलत है फिर। बी ऑप्शन पे कौन कौन सहमत है? आयुषी। सी ऑप्शन पे कौन कौन सहमत है? सी पे कोई भी नहीं है। सी ऑप्शन पे कौन कौन सहमत है? कोई भी नहीं है, इसका मतलब सबका डी है, बाकी बचे लोगों का। डी पे कौन कौन सहमत है? डी पे कोई भी नहीं है। ई पर, बाकी किसी पे भी नहीं, 5 में भी नहीं बाकी लोगों का। सेजा अपना कौन सा है? माइनस कौन सा बता रहे? 4। सी -1 -4 बता रहे। इनमें से कोई सा भी नहीं, तो ये 10 की पावर -2 तो देखेंगे भी आ भी सकता है नहीं। अक्षित अपना क्या आ रहा है वैसे? तो मैंने तो लिखा ही नहीं -2, ये ऐप में लिख लेते हैं 10 की पावर -2। यही आ रहा है सही अपना, फिर मैंने क्यों नहीं लिखा ये? ये तो कैसे आ सकता है वैसे? मेरे को पता तो लगना चाहिए कैसे आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, चलो अभी मेरे को बताना कैसे निकाला था, क्योंकि मुझे पता तो रहना चाहिए ना, एक ऑप्शन बनाने में हेल्प मिलेगी आगे। अब आ गया सी। ये वाला अब किस किस का आ गया सी? सबका आ गया सी। अब अभी भी नहीं आया सी। क्या आ रहा है अपना अभी भी? -5। चलो देखते हैं क्या आ रहा है फिर। हाँ चलो कोई नहीं, तो ठीक है। अब ये भी सबने बता दिया है ना लगभग। कुछ का आंसर था ना ये वाला? किसी का भी नहीं? ये वाला भी था, ये वाला हो ही गया अभी। ये वाला किसी का नहीं है क्या? अभी नहीं कह सकते। जिनका नहीं आ रहा है कुछ भी, वो यही होगा फिर, अभी नहीं कह सकते जिन्होंने भी हाथ खड़ा नहीं किया किसी भी ऑप्शन में। ये आ ही गया अभी है ना 10 की पावर -2। अब ये किसी का नहीं आ रहा है, ये मैं मान लेता हूँ, चलो मेरी तरफ से मान लो कोई। और सब ऑप्शन तो हो जाए कम से कम एक बार। अब देखो मैंने क्या बताया था? 100 माइक्रोमीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है ना। ठीक है, तो देखो जो 100 है वो तो 100 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो रहेगी अरिथमेटिक वैल्यू। अब माइक्रो की जगह पर किलो लेके आ रहे हो आप, तो पहले देखो माइक्रो और किलो में कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 का आ रहा है। कितना आ रहा है? तो इनटू 10 की पावर क्या रखोगे? अब देखो अब आप में और फर्स्ट क्लास के बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं है ना। जैसे
मैं आपसे पूछता हूँ कि -6 और +3 कितना डिफरेंस होगा। एक पूछता हूँ 6 और 3 में कितना डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा? -3। और इधर कितना होगा? इधर कितना होगा? इधर 6 का डिफरेंस है और इधर एक -6 और एक -3 कितने का डिफरेंस होगा? इसमें कितने का होगा? -3 का। इसमें इसमें पैसे पैसे बर्बाद हो गए आप जो पढ़ के आए ना। देखो, कभी ये संख्या रेखा का ध्यान है, हम पढ़ते थे 0 होता था, 1 2 3 4 5 6, दूसरी क्लास में पढ़ाई थी ना ऐसे, -1 -2 -3 -4 ऐसे पढ़ाई थी। तो अगर मैं पूछता हूँ 2 और 5 में कितना डिफरेंस होगा? तीन का डिफरेंस होगा ना। ठीक है, तो किसी में भी पूछता हूं मैं, जैसे 1 और 6 में कितने का डिफरेंस होगा? 5 का डिफरेंस होगा। या इधर पूछता हूं मैं 1 और 4 में कितना डिफरेंस होगा? -1 -4 में 3 का। 2 और 3 में 1 का। -1 -5 में 4 का होगा। समझ में आ गई बात? तो संख्या रेखा इस 0 से एक की तरफ पूछता हूं तो सीधा सीधा घटा दो, इससे एक ही तरफ पूछता हूं तो भी सीधा सीधा घटा दो। अब एक नंबर इधर का है, एक नंबर उधर का है, तो उनको जोड़ना पड़ता है फिर। अब जैसे मैं पूछता हूं कि यहां से लेके यहां तक कितना डिफरेंस होगा, तो कितना डिफरेंस होगा? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डिफरेंस होगा। जब एक संख्या माइनस की हो, एक प्लस की हो, दोनों में डिफरेंस निकालना हो तो दोनों को जोड़ दो। समझ में आ गई बात? तब डिफरेंस निकाला जाता है। समझ में आ गई बात? देखो, ये माइनस में 6 था, ये माइनस से +3 तक आने में इसको कितना सफर तय करना पड़ेगा? -6 -5 -4 -3 -2 और माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, प्लस के 3, कितना सफर करना पड़ा? 9 का। तो कितना डिफरेंस होगा? 9 का होगा। अब ये सेकंड क्लास की बातें हैं। फिर आप लोग जाके बोलोगे बच्चों को कि MSc बॉटनी अब यही था, मतलब एक्चुअल में जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा था, फर्स्ट बैच की बात है, तो एक वो मैं पढ़ा रहा था, वो कोई नीट की तैयारी किया हुआ आया था। तो अब क्या है कि नीट में बहुत सारी चीज़ गलत पढ़ते हैं। अब नीट में हम भी तैयारी करके हमें भी पता है कितने सारे चीज़ें गलत हैं, लेकिन वो है तो है, उसमें क्या करें अब। तो वो आया, अब बोला कि नहीं सर मैंने ये ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा है, ऐसे होता है। और मैंने कहाँ पढ़ा? कि नहीं, मैं एक सर थे वो डॉक्टर है, उनसे पढ़ के आया। नहीं डॉक्टर है तो कोई भगवान है क्या, बता। भाई डॉक्टर का मतलब क्या है? PhD की है, PhD उसने सब उस पर थोड़ी कर ली है, एक टॉपिक की होगी और उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता उस टॉपिक का। जिस भी टॉपिक पे PhD करते हैं वो अपने पढ़ाई में कहाँ काम आता है। तो अब यह है कि वो कई सारे होते हैं वो नेट की उस नॉलेज से आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब उनको ये नहीं पता है कि जो आप पढ़ के आए नीट में 4 गुना हम पढ़ के आए नीट में। भाई आपके टाइम पे तो क्या है नीट में, बताओ? हमारे टाइम पे आपसे 4 गुना ज़्यादा सिलेबस था नीट में। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो प्योर NCERT बेस्ड है। हमारे टाइम पे तो जो LN की सीट भी आती थी ना, बहुत मोटी मोटी सीट आती थी, अब तो आधा भी नहीं है। अब वो बच्चे बहस करे कि नीट में ये लिख रखा है, तो वो नीट हम भी पढ़ के आए, हमें भी पता है कितना गलत है वहाँ पे। होता है गलत, उसमें क्या है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको अगर डिटेल में बताना है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब जाके, तो उससे बचने के लिए वो थोड़ा सा गलत ही पढ़ा देते हैं, काम लगा लेते हैं। अब जो अच्छा टीचर होगा वो ठीक है एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलत है NCERT, वो मजबूरी है। अगर मुझे भी बोल देना कि आपको 11th-12th की बुक बनानी है और क्राइटेरिया इतना है कि कितने पेज की बनानी है, अब मैं कैसे उसमें पूरे को कंसाइज करके लिख सकता हूँ इतनी नॉलेज को, ये बताओ। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ चीज़ें जानबूझ के बचने के लिए, रास्ता मतलब बाईपास करने के लिए, कुछ ठीक है कि ये थोड़ा सा गलत पढ़ाने से एक पेज नहीं लिखना पड़ रहा,
तो तब लिखना पड़ता है वो। तो ऐसा नहीं कि उसको लिखने वाले वो गलत है, वो मजबूरी है। एक कितना भी नॉलेजेबल हो उसको भी बोल दिया जाएगा कि पूरी नॉलेज को एक एनसीईआरटी में कंसाइज करना नहीं कर सकता ना, सीधी बात ये है। तो वो ऐसे नहीं कि वो गलत है, वो मजबूरी है, वहां पे जानबूझ के ना गलत पढ़ाना पड़ता है। तो लाभ, लेकिन फिर भी कोई वहीं पर अटका हुआ है मतलब नीट की लेवल पे ही, तो फिर उसका कुछ नहीं होना जाना है ना, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब देखो ये 100 हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि माइक्रो में और किलो में कितना डिफरेंस होता है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻2+3, तो कितना डिफरेंस हो गया, 9 का हो गया। अब +9 का या -9 का वो भी पता लगेगा। तो अभी तो हम 9 लगा लेते हैं बस, है ना, और पीछे क्या लगा लेते हैं, किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये माइक्रो छोटा है या किलो छोटा है, माइक्रो छोटा है और किलो बड़ा है। इसका मतलब जब आप छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो तो यूनिट आपने बड़ी कर दी, तो अर्थमेटिक की वैल्यू ये क्या करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी। तो छोटी के लिए माइनस लगाओगे तो आपका 100 माइक्रोमीटर में होता है 10 × 10⁻⁻ किलोमीटर। अब इसको भी आप देखोगे तो ये 10⁻+2 होता है और ये 10⁻⁻9 है, तो कितना बचेगा, 10⁻⁻7 किलोमीटर। समझ में आ गई बात, जो मेरा आंसर था, है ना। ये किसी ने नहीं बताया, समझ में आ गया। तो अभी तो हमेशा बोल रहे थे कि समझ में आ गया, अब कर लोगे, अब किसी भी टाइप का दिया जाए तो। देखो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब जो कुछ अलग से बता दिया हो, बस आपको ये देखना है कितना डिफरेंस है। अब तो वो डिफरेंस करना भी मैंने बता दिया ना, बस उसके बाद में आप जो भी पूछ रहे हैं देख लो कि छोटे को बड़े में चेंज कर रहे हैं, बड़े को छोटे में चेंज कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल बातें हैं उनको कहाँ पर लिख लिया जाए, इधर लिख लिया जाए ना, इस वाले पेज में। तो जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो पावर किस में आएगी, प्लस में आएगी। समझ में आ गई ये वाली बात। बड़ी यूनिट को जब भी छोटी यूनिट में चेंज करोगे तो पावर प्लस में रहेगी, और वाइस वर्सा का मतलब समझ गए क्या होता है। इसका मतलब जब छोटी को बड़ी में चेंज करोगे तो पावर नेगेटिव में रहेगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर आप किसी भी यूनिट को एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। अब एक दो एग्जांपल दिए जाएं, फिर आपको मान लिया, देखो कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस आपको जोड़ घटा भी तो आना चाहिए, डिफरेंस ही तो पूछा जा रहा है बस आपसे। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस प्लस में आएगी पावर, यहाँ माइनस में आएगी। तो अब एक दो न्यूमेरिकल और दे देता हूं मैं आपको। देखो ये क्या होगा इसमें ये था आपका 10 डेसीमीटर, इसको चेंज करना है आपको डेकामीटर में। तो कितने डेकामीटर होंगे, 10 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। ये तो बता सकते हो ना, या वो पीछे वाला निकालना पड़ेगा, वो तो याद हो गई होंगी ना। किसी का नहीं पता हो तो पूछ सकते हो, पता है दोनों का, फिर बहुत अच्छी बात है फिर तो।
क्या आ रहा है तो निकल के? डेका। क्या आ रहा है? प्लस कितना आ रहा है? नहीं आया? कितना है आयुषी? -1। अपना कितना है मीशा? अंजू अपना वो कितना है? -1। हाँ, तो -1 आ रहा है। शर्मिष्ठा अपना कितना आ रहा है? -1। देखो तो क्या आएगा, ये जितना भी लिखा हुआ है पहले तो 10 तो 10 लिख लो, ठीक है। फिर इनटू 10 की पावर कितना लगाना है अब आपको वो देखो। तो डैसी जो होता है ये 10 की पावर -1 होता है, और डे का जो होता है 10 की पावर +1 होता है। तो कितना डिफरेंस है? 1 का या 2 का? ये 2 का डिफरेंस होगा। मैंने क्या बताया था, एक संख्या माइनस में हो एक प्लस में हो तो दोनों को जोड़ दो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। अब अब एक और एक को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? अभी क्या बताया था मैंने, एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो, डिफरेंस निकालना हो तो क्या करोगे? जोड़ दो दोनों को। या एक और एक जोड़ के 0 आ गया। हाँ, -1 और +1 जोड़ के 0 आ जाए, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। आपका क्या है? तो कितना डिफरेंस आ गया? 2 का आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया 2 का, और आगे क्या लिख दोगे? डे का। अब ये भी तो देखना है कि पावर प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। तो ये डैसी छोटी है, डे का बड़ी है, छोटे से बड़े की ओर जाओगे तो पावर माइनस में रहेगी, है ना? ठीक है। अब और आगे सॉल्व करते हो, 10 की पावर +1 मानी जाती है, और ये घटा दो तो इसमें से 10 की पावर क्या बचेगी? फिर तो फिर कैसे सही आ गया ये बताओ तुम? आपने डिफरेंस क्या किया था? -1, ठीक है। फिर आंसर कैसे आ गया? तो -1। फिर ये 10 का क्या हुआ इस वाले का? इसका कुछ नहीं हुआ आगे जाके। अंजू समझ में आ गया? अब देखो एक और कर लेते हैं, फिर अगर आप कर दोगे तो मान लिया जाएगा कि आपको समझ में आ गया। नहीं, अब लास्ट में अब आगे भी तो बढ़ना है, इसलिए इसलिए ऐसा देते हैं कि जो आपसे हो जाए। चलो अब देखो। चलो ये
चलो ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब एक ऑप्शन आ गया मार्केट में सी, और किसी का नहीं आ रहा कुछ भी, इसके इतर कुछ आ रहा हो, डी, डी आ गया मार्केट में। अगर किसी का कुछ नहीं आ रहा हो तो मैं ये भी लिख देता हूँ, लो ई इनमें से कोई नहीं, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन मान लो मैं लिख दिया, इनमें से कोई नहीं। तो अब ए और बी में से किसी का भी नहीं आ रहा, ए देवेश का आ गया। अक्षित अपना क्या है फिर, आपका भी ये है। चलो अंशुल आपका भी ये हो गया, ये अंशुल का हो गया, ये देवेश का हो गया, और किसी का नहीं आ रहा। अगर किसी का नहीं आ रहा तो फिर क्या मान लिया जाए, इनमें से कोई नहीं। क्या आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा ना संस्कृति, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अपना क्या रहा है पूजा, बी, बी नहीं, आपका हटा दिया, लो ये वाला हटा दिया आपका, ये अंशुल का हट गया ना, देवेश का बचा है बस ये पूजा का हो गया ना। हम तो अपना क्या आ रहा है, बी, हम दोनों पास पास में तो बी आएगा, क्योंकि मिलके तो निकाला होगा दोनों ने। शर्मिष्ठा अपना, इन चारों में से कोई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पांचवा ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं। अब तो कुछ तो आएगा। क्या आ रहा है भूमिका अपना, सजा अपना क्या आ रहा है, चलो इन सबको छोड़ो ना। क्या आ रहा है अपना, ए देवेश से भरोसा मत करना, वो तो गलत भी बता है, वो तो के लगा हुआ है, वो भी बड़ा है एम से, एम से बड़ा हो रहा है के, जो आप बोलो कि नहीं दिख रहा था। दिख रहा है ना। आरती अपना भी आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा, आयुषी अपना क्या आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा, कुछ तो आ रहा होगा, मान लो इसके बियॉन्ड कुछ आ रहा हो जो इसमें नहीं हो, चारों ऑप्शन में ऐसा भी कुछ आ सकता है आपका। नहीं आ रहा तो देखो, सबसे पहले हम लाइट की स्पीड का पता करते हैं। लाइट की जो वेलोसिटी होती है, लाइट वेलोसिटी, इसको सी से लिखते हैं हम, है ना। ये आपकी लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। या अगर एयर में पूछ रहा है तो थोड़ी सी कम, स्लाइटली 2.99 मान सकते हो। ये वैक्यूम में होती है इतनी, वैक्यूम में है इतनी, अगर एयर में पूछ रहा है और किसी मीडियम में पूछ रहा है तो कम हो जाएगी थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो थोड़ी सी कम हो जाएगी स्लाइटली। ये आपने कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा ना, अपवर्तनांक, तो उसमें आती है लाइट की पानी में इतनी स्पीड होती है और इस मीडियम में लोहे में इतनी होती है, ऐसे पढ़ा होगा आपने ना। चलो अब इनमें से ये तो किसी में भी दिया नहीं है डायरेक्ट, तो इसका तो मामला खत्म हो गया। अब इसको एक दूसरे में चेंज करके देख लो। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करें मान लो, है ना, क्योंकि कुछ आंसर अपना किलोमीटर में भी दे रखे ना, ये रहे। तो अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करके देखें तो मीटर को अगर आप किलोमीटर में चेंज करते हो तो आपको पता है मीटर और किलोमीटर में 10⁻³ का डिफरेंस हो जाएगा। अब ये छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो इसका मतलब 3 × 10⁸ तो था ही पहले से, अब इंटू 10 की पावर कितना लगाओगे, -3, -3 लगा दोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछ रहा है तो 3 × 10⁵ हो जाएगा ना, किलोमीटर पर सेकेंड।
तो ऐसा किसी ऑप्शन में है? किसी में भी नहीं है। तो ये 2.99 इंटू 10 की पावर प्लस 5 होता तो सही होता, ये माइनस है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये क्या होता, प्लस 8 होता तब हो सकता था सही, ये माइनस में लगी है ना पावर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये किलोमीटर पर सेकंड में अभी हमने निकाल के देखा था, तो कितना निकलना चाहिए, 3 इंटू 10 की पावर 5 होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये 2.99 इंटू 10 की पावर, ये तो प्लस में रहेगी पावर, तो आपको बताया ना, तो 2.99 इंटू 10 की पावर प्लस 8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए एयर में, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। माइनस में तो हो ही नहीं सकता है ना, प्लस में आएगी पावर, तो सीधी बात ये है। अब कौन सा बचा, तो ये आंसर हो जाएगा फिर, इनमें से कोई नहीं। अब ये तो किसी का ही नहीं रहा था, आ रहा था कोमल अब पहली बार सही हुआ तब तो आप बधाई के पात्र हो फिर, तो एक बार कोमल के लिए तालियां हो जाए फिर तो चलो अब देखो, अब तो कैसे माना जाए भी कि आपको समझ में आ गया अब तो बस ये तो मामला गड़बड़ हो गया ना। मैंने तो इसमें से सिंपल सा पूछा था कि आप बता दोगे फिर आगे चल लेंगे कई बार ऑप्शन जटिल बना देते हैं, अगर मैं ये वाला लिख देता है ना सीधा सीधा, तब तो आप सीधा सीधा बता ही देते, तो रटा हुआ है आपका। ये भी आ जाता तो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते थे ना, लेकिन ये भी नहीं दिया उसमें। क्या बोल रहे हो अब देखो होता क्या है, नीट में एक्चुअल में ऐसा ही होता है, नीट में डायरेक्ट आता है ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब ये बच्चों का रटा हुआ होता है 3 इंटू 10 की घात 8, बस देखी 3 इंटू 10 की घात 8 शेप दिया बस, है ना, ये नहीं देखा कि आगे यूनिट का है ये होता है। और बाहर आके खुश होते हैं, इतना इजी क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्ट, है ना ये खुश होते रहते हैं ऐसे, है ना। फिर जब बाद में पता लगता है ना कि वो गलत करवाने के लिए मतलब डाला था वो तो अब क्या क्वेश्चन दिया जाए आपको, क्वेश्चन एक और दे देते हैं फिर। प्रकाश वर्ष का मतलब जानते हो आप, प्रकाश वर्ष क्या होता है, किसके देखो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है ना, कभी भी आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से पूछोगे ना लाइट ईयर क्या होता है, तो वो उसकी डेफिनेशन बताएगा, है ना, लाइट ईयर की। अगर आप हिंदी मीडियम वाले से बच्चे से कोई भी इंग्लिश का वर्ड पूछते तो वो उसका हिंदी मतलब बताएगा ये फिक्स वो है ना, जैसे इंग्लिश वाला बोलेगा जैसे कुछ समझ में नहीं आया रिपीट, हिंदी वाला बोलेगा दोबारा रिपीट करो ये एक बार से काम नहीं चलता ना, दोबारा रिपीट करो। ऐसे ही इंग्लिश वाला बोलेगा सॉरी आई अपोलोगाइज, हिंदी वाला बोलेगा सॉरी माफ कर दो मतलब जब तक वो हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं बोलेगा तब तक उसका काम नहीं चलेगा तो ये डिफरेंस होता है ना। हिंदी वाले बच्चे से अगर आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड का डेफिनेशन पूछना चाहते हो तो वो डेफिनेशन नहीं बताएगा, वो उसका हिंदी में अर्थ बताएगा, वो उसके लिए मतलब होता है उसका। इंग्लिश वाले से पूछते हो लाइट ईयर क्या है,
तो वो उसकी डेफिनेशन बताएगा कि जो भी है लाइट जो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। हिंदी वाले के लिए लाइट ईयर पर प्रकाश वर्ष है, वो इसका मतलब है। ये एक वर्ड आता है जैसे बेफालतू, ये क्या होता है? ये कोई वर्ड ही नहीं है। और क्या बोलते हैं? बिना बेवजह। अब वो जब तक फीलिंग्स नहीं आती ना उनको, जब तक 2 बार मतलब नहीं आ जाता हूँ। और क्या डिफरेंस होता है देखो, जैसे कि जैसे जो फॉरेन कंट्री वगैरह है ना, उनमें आप कोई बात बोल रहे हो, जैसे कि आज मैं स्कूल नहीं गया, तो वो सामने वाला बोलेगा कि प्रूव इट, प्रूव करो कि आप कि स्कूल नहीं गए। इंडिया में खा माँ कसम। प्रूव इट का पर्यायवाची है ना। ये प्रूव इट का पर्यायवाची है। चलो अब क्वेश्चन दिया जाए, मान लिया जाए कि आपको समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन दिया जाए, चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं मेरा ना। चलो अब देखो, स्पीड ऑफ ए ट्रक, कोई ट्रक है उसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है दस मिलीमीटर डिस्टेंस है, उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा उसको? बता दोगे? क्या आंसर निकालो आप तो, डायरेक्ट है ना, इसका क्या निकल रहा है? आप समझ में आ गई बात? आप चाहो तो किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लो, या चाहो तो इस मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो, वो आपकी मर्जी है। समझ में आ गई बात? तो चलो हम क्या करते हैं, इस किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है अभी, है ना। तो इसको आप क्या करो, किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लो अब। तो ये हो जाएगा 90 इंटू, अब किलोमीटर और मिलीमीटर में कितना डिफरेंस है? 6 का हो जाएगा। ये +3 होता है, ये -3 होता है, तो 10 की पावर +6, क्योंकि बड़ी को आप छोटी में चेंज कर रहे हो, तो 10 की पावर +6, और ये हो जाएगा आपका मिलीमीटर पर आवर। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 90 इंटू 10 की पावर 6, ये हो गया ना, या फिर 9 इंटू 10 की पावर 6। मतलब
इसको आप बोल सकते हो कि इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको 1 घंटे का टाइम लगेगा। नहीं, अपने पास तो कितनी डिस्टेंस है, 10 है ना, डिवाइड कर दो बस इसको, कितना टाइम लगेगा। जो भी डिस्टेंस दे रखी है उसको डिवाइड कर दो इतने से, तो 10 को डिवाइड कर दो इतने से, तो 10 को डिवाइड करोगे इतने से तो 10 बट्टे क्या बचेगा नीचे, 90 इंटू 10 की पावर 6 और मिलीमीटर, mm लिख देता हूं है ना, मिलीमीटर पर आवर लगेगा। तो अब यहाँ पर जो अपना टाइम आएगा वो आवर में आएगा है ना, इतने घंटे का टाइम लग जाएगा। दोनों मिलीमीटर मिलीमीटर में है तो कट जाएंगे वो, तो ये भी मिलीमीटर में है 10 और ये भी मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर तो कैंसिल, आंसर जो अपना आवर में आएगा है ना। तो ये आपका बचेगा, ये 0 0 कैंसिल, तो नीचे बचेगा 1/9 इंटू 10 की पावर 6 आवर, ये बचेगा है ना। अब ठीक है, अब इसको और ज्यादा आगे मॉडिफाई करो तो 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाओ आप, तो माइनस की हो जाएगी वो, ठीक है। आवर को सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो 60 से डिवाइड कर लो, 2 बार 60 से डिवाइड कर लो ना, 60 3600 से, तो इतना टाइम लगेगा आपको है ना। तो ये तो बहुत कम आ रहा है टाइम, बहुत कम आएगा ना। ऐसे किया था देविस, सेकंड में कैसे कर लिया आपने, स्पीड को मीटर पर सेकंड में, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 5/8 से, 5/18 आता है क्या, हाँ ये यहां तक आ गया ना इतना, क्या। अब इसको आप देख करके देख लो, अगर इतना आ रहा है कि आपका ये आपका आ जाएगा, इसको आप ऊपर भेजते हो तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6/9, और ये आवर में आ रहा है ना, और आवर को अगर मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं है ना, मिनट में चेंज करना है तो 60 से, क्या इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर लो तो सेकंड में आ जाएगा आंसर। तो 10 की पावर -6 इंटू 3600/9, तो ये 9 चौके 36 400, ठीक है। तो ये 4 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड, ये आएगा आंसर है ना, 4 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड। मतलब बहुत कम टाइम, जब आपको पता है कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ये तो मिलीमीटर तो कितनी डिस्टेंस होगी, ये डॉट के बराबर है, एक डॉट के बराबर है, उससे भी छोटी होगी डिस्टेंस ये तो। एक जो अपना फुट होता है उसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं, मिलीमीटर तो कितने हो जाएंगे आपको पता है, 300 मिलीमीटर एक फीट में, तो एक डॉट के बराबर आएगा आपको पता है, 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर इतना होगा बस। कितना टाइम लगेगा, सेकंड कोई काम नहीं है, ये मिली सेकंड से भी ज़्यादा चला गया नीचे टाइम, मिली सेकंड के लगभग लगेगा। कुल मिला के बात यह है, टाइम कितना भी लगे आंसर ही आना चाहिए था। अब ये अगर आंसर आया तो सही है। अब ये किस किस का आ गया था वैसे, सर्विस्ट अपना आ गया था, कुलदीप अपना आ गया था, तो क्या मैंने ये हार्ड दे दिया क्या आपको फिर ये वापस से, मैंने तो ये चीज समझ के दिया था कि आप कर लो। अब क्या माने आपको समझ में आ गई या नहीं आई यूनिट कन्वर्जन, और दिया जाए इसके अलावा बियॉन्ड भी। अब अभी बायोकेम तो स्टार्ट भी नहीं हो पाई। जो बायोकेम थी वो तो स्टार्ट ही नहीं हुई। अब ये तो मान लेते हैं कि आपको समझ में आ गया ना, और घर जाके देख लेना थोड़ा सा है ना, और फिर अगर ये समझ में आ जाएगा तो कोई न्यूमेरिकल वगैरह जो आते हैं ना
उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तो कॉमन है सारे न्यूमेरिकल में ना। यूनिट चेंज की वजह से आप न्यूमेरिकल से डरते हो, यूनिट नहीं आती आपको है ना, इस वजह से। अब उसके ट्रांसपोजन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं।